रूस के खजान में ड्रोन हमले के बाद अब यूक्रेन ने युद्ध में अपनी पूरी रोबोट सेना उतार दी है। रोबोटिक व्हीकल और ड्रोन को मिलाकर के बनाई गई ज़ेलेंस्की की रोबो फोर्स ने अब रूस को युद्ध में जबरदस्त झटका दिया है। वॉर जोन में मिली नाकामी के बाद पुतिन ने अपने परमाणु प्रोजेक्ट 885M को भी एक्टिव कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि परमाणु मिसाइलों से लैस पुतिन की 3 परमाणु पनडुब्बी यूरोप के 3 देशों को टारगेट बना सकती है। एक 1033 का युद्ध, 1000 किलोमीटर में पलटी बाजी। 3 साल से रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त जंग के 3 महारथी बाजी पलटने में जुटे हैं। ज़ेलेंस्की ड्रोन और मिसाइल हमलों से रूस के चीथड़े उड़ाने में जुटे हैं, जबकि पुतिन यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में भयंकर हमले करके यूक्रेन और नाटो को उनकी औकात दिखा रहे हैं। जबकि पुतिन के साथ चट्टान की तरह खड़े उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन लगातार सीरियाई सैनिकों को रूस की तरफ से जंग करने के लिए भेज रहे हैं। किम ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर जंग में उत्तर कोरिया के कर्नल मर रहे हैं तो अब कोरिया के जनरल मोर्चा संभालेंगे। अगर 1033 दिन के युद्ध में हार जीत का हिसाब लगाया जाए तो निश्चित तौर पर पुतिन का रूस युद्ध का बाजीगर बनकर उभरा है। लेकिन यह भी सच है कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन लगभग 3 साल से रूस से मुकाबला कर रहा है। नाटो के 32 देशों से मिले हथियार और तकनीकी मदद से यूक्रेन ने रूस यूक्रेन से लगी 1000 किलोमीटर बॉर्डर पर जंग का एक ऐसा अखाड़ा खोल दिया है जो रूस पर बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन इधर जंग लड़ने में खुद को उस्ताद साबित कर चुके हैं 72 साल के पुतिन ने युद्ध की बाजी को डबल अटैक से पलटना शुरू कर दिया है। किम का आदेश, मरने दो कर्नल, आ गए जनरल। पुतिन डबल हमलों से बाजी कैसे पलट रहे हैं, इसे आप जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन इस वक्त पूरी रफ्तार से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर हमला करने में जुटे हैं। जरा ये वीडियो देखिए जिसमें रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेनी सेना पर हमला करने में जुटे हैं। सितंबर 2024 से अब तक उत्तर कोरियाई सैनिक भीषण हमले कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना का दावा है कि जंग में बहुत बड़ी संख्या में कोरियाई सैनिक और अधिकारी मारे गए हैं। इधर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने साफ कह दिया है कि अगर जंग में कर्नल मार दिए गए हैं तो फिर कोरियाई जनरल जंग के मैदान में यूक्रेन पर हमला करेंगे। इस वक्त लगभग 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन पर कुर्स्क इलाके में हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम के आदेश के बाद उत्तर कोरिया की एक स्पेशल फोर्स रूसी सेना से ट्रेनिंग लेकर यूक्रेन पर नए सिरे से हमला करने जा रही है। अभी तक कुर्स्क इलाके में कोरियाई सैनिकों ने एक स्पेशल ऑपरेशन में यूक्रेन के 300 सैनिकों को सिर्फ 2 घंटे में युद्ध में मार डाला था। कोरियाई सैनिकों के इसी कारनामे से राष्ट्रपति पुतिन अब एक कदम आगे बढ़कर यूक्रेन पर हमला करने जा रहे हैं। रूसी राज्य समाचार एजेंसी तास के मुताबिक रूस का परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट 885M एक्टिव हो चुका है। सेवमाश शिपयार्ड के सीईओ मिखाइल बुडनिनचेको ने दावा किया है कि रूसी नौसेना इस घातक परमाणु पनडुब्बी से काफी दूर तक हमला कर सकती है। प्रोजेक्ट 885M परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं, जिसमें सेवरोडोनेस्क, कजान, नोवोसिबिर्स्क और क्रास्नोयार्स्क पनडुब्बी शामिल है। ओनेस्क और कालिब्र PL क्रूज मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बियां रूस के नौसैनिक शक्ति को बेतहाशा बढ़ा चुकी हैं। अब रूस पर हमले को तैयार आर्मेनिया के सैनिक। 33 महीने से ज्यादा की जंग के बाद रूस यूक्रेन जंग में कई उलटफेर शुरू हो गए हैं।
पहले रूस ने जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों को उतार यूक्रेन, अमेरिका समेत नाटो के 32 देशों को हैरान कर दिया। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन और नाटो ने मिलकर यूक्रेन की तरफ से आर्मेनिया के सैनिकों को जंग में उतार रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आर्मेनिया को राष्ट्रपति पुतिन और रूस का समर्थक माना जाता है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब आर्मेनिया की तरफ से सैनिक रूसी सेना पर हमला करेंगे। आर्मेनिया के सैनिक घातक हथियारों से लैस होकर जंग के मैदान में पहुंचने लगे हैं। इधर पुतिन की तरफ से उत्तर कोरिया के 15,000 सैनिक नए साजो सामान और तैयारियों के साथ रूस पहुंच रहे हैं। दावा किया गया है कि किम के आदेश पर कोरियाई सैनिकों की स्पेशल फोर्स रूस पहुंच चुकी है। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही युद्ध में आखिरी दांव चल रहे हैं। Головком доповів щодо участі північнокорейських солдатів в боях на боці російської армії. Є багато деталей і щодо знищення цих сил. За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. More difficult is going to be the Russia-Ukraine situation. I see that as more difficult. I don't think they should have allowed missiles to be shot 200 miles into Russia. I think that was a bad thing. And that brought the Koreans in, North Korea, another man I get along with very well. I'm the only one that does. But that did a lot of bad things. I don't think that should have been allowed. हम आपको बता दें कि यूक्रेनी सेना ने 6 अगस्त 2024 को पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके पर बहुत बड़ा हमला किया था और रूस के कुर्स्क में 1376 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। लेकिन नवंबर 2024 से 18 दिसंबर 2024 के बीच रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों ने इतना भीषण पलटवार किया कि देखते ही देखते यूक्रेनी सेना को 800 वर्ग किलोमीटर का इलाका वापस छीन लिया। इस दौरान रूस के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैकड़ों सैनिक मारे गए, लेकिन कोरियाई सैनिकों ने सिर्फ 2 घंटे की जंग में यूक्रेन के 300 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला था। इसी को देखते हुए अब यूक्रेन ने आर्मेनिया के सैनिकों को रूस के खिलाफ उतार दिया है। असल में यूक्रेन ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क पर अगस्त में हमला करके एक बड़ा जुआ खेला था। यूक्रेनी जनरलों और कमांडरों को लगता था कि जब रूसी सेना पश्चिम रूस में मौजूद कुर्स्क को बचाने के लिए आएगी तो पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना कमजोर हो जाएगी और वो रूसी सेना को डोनेस्क और पूरे डॉनबास में खदेड़ देंगे। लेकिन पुतिन ज़ेलेंस्की के इस जाल में नहीं फंसे और उन्होंने पूर्वी यूक्रेन पर हमले और बढ़ा दिए। राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त फुल फॉर्म में हैं, यकीन करना मुश्किल है। लेकिन अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में रूसी सेना ने पूरे यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है। अगर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क की बात करें तो यहां पर रूसी सेना 60% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेनी सेना अब तक 180 मोर्चों से भाग चुकी है। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले, मिसाइल हमले, टैंक और तोपखाने के हमले से यूक्रेनी सेना की चीथड़े उड़ा रही है। राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि रूसी सेना दिसंबर 2024 के अंत तक यूक्रेन के 5 नए इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। जरा देखिए रूसी सेना का क्या दावा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। पूर्वी यूक्रेन के शहर प्रोक्रोप्स पर कब्जे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रूसी सेना रह गई है। प्रोक्रोप्स को डोनेस्क का लॉजिस्टिक हब माना जाता है, जिस पर रूस कब्जा करने जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक डोनेस्क में हार से बौखला गए हैं। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हार के लिए जिम्मेदार मानते हुए डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के कमांडर ओलेक्जेंडर लुट्सेंको को बर्खास्त कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन ने यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया क्षेत्रों में रूस में शामिल करने के कब्जे शुरू कर दिए हैं। इसीलिए रूस भीषण तरीके से पूर्वी यूक्रेन पर चुन चुन कर हमला कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा हमले मिसाइल और ड्रोन से किए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के स्टोरोजेव, सुखियाली, कोस्टिएंटिनोपल और वेसेली हाई के दक्षिण में जबरदस्त हमले करके कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के ब्लाहोदने और येलिजावेत्स्का गांव पर भी मजबूत पकड़ बना ली है। Це була сьогодні одна з найбільших російських атак проти нашої енергетики. 94 ракети різних типів, і крилаті, і балістичні. 81 збили. Також було майже 200 ударних дронів. Загалом ми бачимо, що росіяни намагались перенавантажити нашу ППО, як вони і завжди це роблять, в таких масованих ударах. І також вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для людей. Удар відбувся якраз під
похолодання. कुल मिलाकर अब जंग में हर वो दांव खेला जा रहा है जो रूस और यूक्रेन के लिए युद्ध में आखिरी दांव साबित हो सकता है। सीरिया में तुर्की और इजराइल के बीच खूनी युद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ तो नेतन्याहू की आर्मी सीरिया में तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की की सेना और तुर्की समर्थक विद्रोही लड़ाके कुर्द इलाके पर कब्जा जमा रहे हैं। इस बीच ईरान ने भी अब सीरिया में एक नया दांव चल दिया है। में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद सीरिया में उसके पड़ोसी देशों ने चढ़ाई शुरू कर दी है। अब सीरिया में तुर्की और इजराइल के बीच होड़ सी छिड़ गई है कि सीरिया की जमीन को कौन कितना कब्जा कर पाता है। तुर्की और इजराइल दोनों एक दूसरे पर सीरियाई इलाकों पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों ओर से बयानों की बमबाजी हो रही है और इस बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीरिया की यह हलचल एक बार फिर उसे भयंकर गृह युद्ध में धकेल सकती है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन तुर्की की सेना को सीरिया पर आक्रमण करने का आदेश दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के इस हमले का मकसद सीरिया से कुर्दों का नामो निशान मिटाना होगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब हयात तहरीर अल शाम यानी HTS दमिश्क की ओर बढ़ रहा था, तब तुर्की ने अपने मिलिशिया के साथ मिलकर कुर्दों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जो उत्तर पूर्वी सीरिया में हुकूमत चलाता है। और अब तुर्की की सेना पूरी तरह से उस पर आक्रमण के लिए तैयार है। सीरिया में तुर्की का हमला क्यों? दमिश्क पर जुलानी का संगठन HTS काबिज हो चुका है। राष्ट्रपति असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद HTS ने तुर्की और उसके मिलिशिया सीरियाई राष्ट्रीय सेना SNA के साथ हाथ मिलाकर कम से कम 3 जगहों पर कुर्दों के खिलाफ हमले तेज कर दिए। कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी SDF के शीर्ष कमांडर ने चेतावनी दी है कि अगर तुर्की HTS गठबंधन अपने हमले जारी रखता है तो देश खूनी गृह युद्ध के एक और दौर की ओर आगे बढ़ सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी और कुर्दों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया गया है कि तुर्की की सेना और मिलिशिया कुर्द नियंत्रित सीरियाई इलाके के साथ तुर्की की सीमा पर आक्रमण के लिए जुट गए हैं। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध में कुर्द बल अमेरिका के मुख्य सहयोगी रहे। हालांकि तुर्की सीरियाई कुर्दों को दुश्मन मानता है और SDF को कुर्द समूह PKK के बराबर मानता है, जिसे वो तुर्की के अंदर विद्रोह के लिए दोषी ठहराता है और एक आतंकवादी समूह मानता है। वर्षों से तुर्की AANES यानी कुर्दों के कब्जे को सीमित करना चाहता है और उन्हें तुर्की के बॉर्डर से दूर धकेलना चाहता है। इसीलिए सीरियाई कुर्दों पर हमला जारी है। तुर्की का तोपखाना कमांडो है तैयार। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छापी है, जिसमें बताया गया है कि तुर्की ने सीरिया के बॉर्डर पर अपने कमांडो और तोपखाना सहित अपने सेना और मिलिशिया को तैनात कर दिया है, जिससे लगता है कि तुर्की ने सीरिया पर बड़े आक्रमण का मूड बना लिया है। ये रिपोर्ट तुर्की और कुर्दों के अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम के टूटने के बाद आई है। वहीं फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि तुर्की ने कुर्दों को बताया है कि युद्ध विराम समाप्त हो गया है और कुर्दों से कभी भी उनका युद्ध छिड़ सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुर्दों ने कोबानी को लेकर तुर्की के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। तुर्की के आक्रमण की तैयारी से कुर्द सजग है। विदेशी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक SDF के एक आला अधिकारी इल्हाम अहमद ने अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें बताया गया है कि तुर्की का लक्ष्य आपके पदभार ग्रहण करने से पहले हमारी भूमि पर नियंत्रण स्थापित करना है, जिससे आप हमारे क्षेत्र के शासक के रूप में उनसे जोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। अगर तुर्की अपने आक्रमण के साथ आगे बढ़ता है तो परिणाम भयावह होंगे। तुर्की के आक्रमण से अकेली कोबानी में 2 लाख से ज्यादा कुर्द नागरिक विस्थापित हो जाएंगे, जिनमें कई ईसाई समुदाय भी शामिल हैं। तुर्की लगातार कुर्दों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। कुर्दों के 3 ठिकानों पर तुर्की का हमला। 7 और 8 दिसंबर को NSA ने मंजीव में कुर्दों पर हमला किया।
एनएसए ने कोबानी में एसडीएफ के खिलाफ हमला किया। एचटीएस ने डेयर एजोर को कुर्दों से कब्जा कर लिया। In conversation with the SDF, and we are in conversation with our allies in Turkey, and I should say our other partners in the region are in conversation with Turkey about this question as well. This is not just a United States question, and we are trying to work on a path forward that de-escalates tensions. विदेशी मीडिया फॉक्स न्यूज के मुताबिक तुर्की के इन हमलों ने कुर्दों को भीतर तक डरा दिया है और उन्हें अपने सफाई का डर सताने लगा है। तुर्की ने कोबानी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है और इसे अगर जल्द नहीं रोका गया तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है, जो सीरिया में कुर्दों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। इससे तुर्की में भयानक गृह युद्ध भी छिड़ सकती है। Understand the very legitimate concerns that Turkey has about the terrorist threat that the PKK poses. We understand the very legitimate concerns that Turkey has about the presence of foreign fighters inside Syria. एक तरफ सीरिया में तुर्की के लड़ाके और सैनिकों के बम, गोली और बंदूक गरज रहे हैं, तो दूसरी ओर तुर्की के नेताओं की जुबान भी चल रही है। तुर्की ने हाल ही में इजरायल के दक्षिणी सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा करने की निंदा की। तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ने के लिए इजरायल को घेरा। इसके जवाब में इजरायल ने तुर्की पर आरोप लगाया कि वो आतंकी समूहों की मदद से उत्तरी सीरिया के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि तुर्की के इशारे पर कुछ गुटों ने उत्तरी सीरिया के 15% इलाके पर नियंत्रण कर लिया है। एक और कब्जे को लेकर तुर्की सीरिया में हर दिन बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर इजरायल के जहाज भी लगातार सीरिया में शोलों की बरसात कर रहे हैं। तुर्की में नेतन्याहू वर्सेस एर्दोआन। इस वक्त सीरिया के आसमान में इजरायल की एयरफोर्स बहुत एक्टिव है। इजरायल के F-15 फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं और इनको ऐसे बमों से लैस किया गया है जिनसे ऐसे धमाके हो रहे हैं कि सीरिया की सेना को मिट्टी में मिलाने वाले इजरायली अटैक ने तेहरान तक दहशत फैला दी है। इन हमलों पर जुलानी की भी मुहर लग चुकी है, क्योंकि जुलानी ने ना इसका विरोध किया और ना ही इजरायल से युद्ध करने की ख्वाहिश जाहिर की है, बल्कि ईरान और हिजबुल्लाह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया है। تخوفات عندهم ان شاء الله، البلد رح تنبنى، خوف كان من وجود النظام اليوم زاد الحمد لله، بالعكس البلد رايحه للاعمار ان شاء الله ورايحه للاستقرار الطويل. تعبت سوريا من الحرب، فهي مو جاهزه ابدا لتدخل في الحروب ولا ناويه تدخل في الحروب اطلاقا، على العكس مصدر القلق كان فيها هو تواجد الميليشيات الايرانيه وميليشيات حزب الله ووجود النظام نفسه اللي قام بالمجازر اللي شايفينها اليوم. इजरायल के इन धमाकों के साथ सीरिया में जुलानी का ऐसा तूफान आया कि उस तूफान में ना सिर्फ बशर अल असद की सरकार उड़ी, बल्कि असद की मदद करने वाले पुतिन और खामनेई का मजबूत खूंटा भी उखड़ गया। जुलानी ने सीरिया में ऐसा जाल फैलाया कि इस जाल में फंसे रूस और ईरान की सेना को सीरिया से भागना पड़ा। जुलानी का जाल बुनने वाले तुर्की और इजरायल इस वक्त बहुत खुश हैं। जुलानी का जाल इतना मजबूत बताया जा रहा है जिसकी जद में अब कई और अरब देश भी आ सकते हैं। डर है कि इसमें जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला भी फंस जाएं और जुलानी का अगला टारगेट जॉर्डन बन सकता है। खौफ सऊदी अरब में भी बढ़ चुका है। यही वजह है कि सीरिया में तख्ता पलट से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बशर अल असद की तरफदारी में कई बातें भी कही थी।